कई पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं नाम बता देना चाहूंगी आपको। हमारे साथ यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 में। और ऐसे में आपने देखा डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है और सुबह से गहमा गहमी चल रही थी कि शायद गुजरात और हिमाचल ये दो स्टेट्स होंगे, बड़े स्टेट्स जहां बीजेपी इस वक्त जो अपनी निगाहें हैं वो गड़ाए हुए है। और ऐसे में दोनों ही स्टेट के जो डेट्स हैं वो आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल गुजरात के डेट्स को टाल दिया गया है। हिमाचल में एक चरण में मतदान कराया जाएगा, 12 नवंबर वो डेट है जिस दिन हिमाचल में मतदान होगा, विधानसभा मतदान। और ऐसे में 8 दिसंबर को वोटों की गिनती भी होगी। 8 दिसंबर का दिन है वो जब वोटों की गिनती भी होगी। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी यूसुफ अंसारी हैं। यूसुफ अंसारी साहब, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। राजीव कुमार साहब ने काफी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि नामांकन पर्चा भरने तक जो मतदाता होंगे वो जुड़ सकेंगे, अपना नाम मतदान सूची में, मतदाता सूची में ऐड करवा सकते हैं। काफी सारी सहूलियतें दे रहे हैं वो, कह रहे हैं कोविड के जितने भी नियम होंगे उनको माने जाएंगे। नहीं, देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफी हिस्सा सुना उनका, और ये एक अच्छा कदम है कि जब तक नॉमिनेशन की तारीख होती है उस दिन तक मतदाता सूची में नाम शामिल किए जा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ये हैरानी की बात है कि 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 12 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। 12 नवंबर को, माफ कीजिएगा, 12 नवंबर को है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को काउंटिंग है। 8 दिसंबर को काउंटिंग है। हाँ। तो इतना लंबा टाइम काउंटिंग में क्यों लगाया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि इस बीच गुजरात के चुनाव भी होने हैं। पिछली बार भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही किया था कि जब दो राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं तो अमूमन परंपरा ये है कि दोनों राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ होता है। यहाँ पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि एक राज्य के चुनाव का ऐलान पहले हुआ था और दूसरे राज्य का चुनाव बाद। पहले भी शायद हिमाचल के चुनाव का ऐलान पहले हुआ था और बाद में 2-3 दिन के बाद गुजरात के चुनाव का ऐलान किया गया था। तब भी ये सवाल उठा था कि आखिर इतनी लंबी तारीख वोटों की गिनती के बीच इतना लंबा गैप क्यों रखा गया है? इसीलिए आज ये सवाल उठ रहा है। और पिछली बार भी जब हिमाचल के चुनाव में और गुजरात के चुनाव की जो तारीखों में काफी लंबा फर्क था, तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अगर दोनों चुनाव एक साथ होने ही है तो 1-2 दिन इसको टाले भी जा सकता था, 1-2 दिन के बाद भी कर सकते थे, क्योंकि ऐसी कोई, बहरहाल ये एक हैरानी वाला फैसला मुझे लगता है कि जब दो राज्यों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो दोनों का ऐलान एक साथ नहीं करके अलग अलग उसका ऐलान करके और ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार जल्दबाजी में दिखाई पड़ती है। यही सवाल मैं एक बार पूछ लूंगी। चुनाव आयोग का फैसला है। पीयूष पंत, हाँ, चुनाव आयोग का फैसला है। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार, आपने यूसुफ को सुना, कह रहे हैं जल्दबाजी में चुनाव आयोग दिखाई पड़ता है। दोनों ही बड़े राज्य हैं, एक हिमाचल, दूसरा गुजरात बहुत बड़ा राज्य है। ऐसे में दोनों ही राज्यों में जब विधानसभा चुनाव एक ही पैटर्न पर होना था और साथ ही एक ही मंत्र रहेगा, क्योंकि नवंबर के आसपास ही गुजरात में भी चुनाव है, तो चुनाव आयोग सामने आकर के एक ही बार जो तारीख है उसकी घोषणा कर सकता था। ऐसे अलग अलग करना, ऐसे जल्दबाजी दिखाई पड़ती है चुनाव आयोग की। देखिए प्रीति जी, ये हमने पिछली बार भी देखा था और कायदे से तो देखिए, क्योंकि 1 महीने का फर्क है दोनों विधानसभाओं के जो अवधि समाप्त होगी। जनवरी में जो है कि जनवरी में हिमाचल की जो विधानसभा की वो अवधि समाप्त होगी और फरवरी में जो है गुजरात की। तो निश्चित रूप से दोनों के बारे में ये घोषणा कर देनी चाहिए थी। लेकिन इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चूंकि अगर अभी भी गुजरात की घोषणा कर दी गई होती डेट्स की, तो मोदी जी कह लीजिए उनको तमाम जो है वहाँ पे योजनाओं की जो है कि वो घोषणा करने का मौका उनसे छिन जाता। और यही कारण था कि पिछले बार भी हमने देखा था कि पहले हिमाचल की तारीख डिक्लेयर कर दी गई और उसके बाद गुजरात की नहीं, सुबह से उगापो की स्थिति है पंत साहब, और ऐसे में दलीलें भी दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर भी था कि हिमाचल में क्योंकि अब सर्दियां नजदीक है, आप महसूस कर रहे होंगे मौसम का रुख जो है अचानक से बदल गया है और ऐसे में पहाड़ी इलाका है हिमाचल, तो वहाँ बर्फबारी अब होना स्टार्ट हो सकता है। मतलब ऐसे में बर्फबारी की स्थिति भी हो जाएगी, तो कैंपेनिंग को लेकर के दूर दराज के इलाकों में कैंपेनिंग भी हो, उसको लेकर के शायद हिमाचल की डेट शीट को बहुत चुनाव आयोग ने 12 नवंबर, इसलिए आज ऐलान किया गया कि 12 नवंबर को चुनाव किया जाएगा। देखिए निश्चित रूप से यही कारण ये प्ली दी जाती है चुनाव आयोग द्वारा
और पिछले बार भी देखिए, पिछले साल भी जो है, पिछले बार भी जो है 12 अक्टूबर को जो है ये चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया था और 4 नवंबर को जहाँ तक मुझे याद है शायद चुनाव हुए थे हिमाचल में। तो और यही है कि वहाँ पे ठंड पड़ती है और जो रिमोट एरियाज है मुश्किल होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि फिर गुजरात का भी आप जो है डेट्स निकाल देते हैं अभी से। सवाल वही है कि गुजरात में डिले क्यों कर दिया आपने? हिमाचल का तो चलिए ठीक है, ये 2012 में भी हुआ था कि हिमाचल का पहले हुआ था चुनाव और गुजरात का बाद में हुआ था। लेकिन फिर आप जब एक ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी विधानसभाओं के जीवन में, तो फिर 1 महीने का अंतर है, तो आप उसकी अभी भी डिक्लेयर कर देते ताकि लोगों को वहाँ पे अपना कैंपेनिंग करने का और तैयारी करने का गुजरात में समय मिल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखिए चुनाव आयोग को कोई ना कोई एक इशारा मिलता है, उस हिसाब से चुनाव आयोग अब काम करने लगा है। धीरे धीरे हम देखें ओवर द ईयर्स जो है चुनाव जो है कि वो सरकारों के प्रभाव में आता हुआ दिखाई देने लगा है। तो निश्चित रूप से ये पॉइंट है, वो बात सही है कि हिमाचल में ठंड पड़ती है और वो हर साल इसीलिए तो वहाँ पे जो है नवंबर के शुरू में चुनाव करा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे गुजरात का भी है, अगर दोनों को ही आप डिक्लेयर कर देते चुनाव तो शायद गुजरात में लोगों को और पंत साहब का कहना है, यूसुफ साहब, पंत साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसीलिए आपने देखा जैसे जो चीज आप कह रहे थे, जो बात आप दोहरा रहे कि गुजरात और हिमाचल में अगर चुनाव है तो हिमाचल के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? गुजरात भी था, आप उसको भी साथ लेकर चल सकते थे। ये असल में 2017 में पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों राज्यों के चुनाव तो पिछले कई बार से एक साथ हो रहे हैं, लेकिन पिछली बार ये ऐसा हुआ था कि दोनों के अनाउंसमेंट अलग अलग हुए थे। तो ये क्या है, पुष्पेश जी ने काफी हद तक इस बात को साफ करने की कोशिश की कि देखिए गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए बहुत ज्यादा महत्व वाला राज्य है और वहां से लगातार 1995 के बाद से लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है। 1995 के चुनाव के बाद जरूर केशुभाई पटेल की सरकार को अंदरूनी चुनौतियों की वजह से गिरना पड़ा था, उनकी जगह शंकर सिंह वघेला मुख्यमंत्री बने थे, वो एक लंबा इतिहास है। लेकिन उसके बाद से बीजेपी वहां कभी चुनाव हारी नहीं है, चाहे 2002 रहा हो, 7 रहा हो, 12 रहा हो या 17 रहा हो। और इस वक्त भी जब केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री 8 साल से हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि साहब गुजरात में किसी भी तरह से बीजेपी की ताकत कम हो, तो सारा जोर जो है वो बीजेपी का है। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी से लोहा लेने के लिए गुजरात के समर में अपने आप को उतारा है। हिमाचल पे आम आदमी पार्टी का भी जोर उतना ज्यादा नहीं है। तो बीजेपी की भी बेचैनी नजर आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। तो पुष्पेश जी का जो ये कहना है कि भाई वहां प्रधानमंत्री को और ज्यादा कुछ घोषणाएं करने का मौका मिलेगा, क्योंकि चुनाव अगर हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी 17 अक्टूबर से। वोटों की गिनती 8 दिसंबर, ये जो समीकरण है ये बताएं, वोटों की गिनती 8 दिसंबर। नहीं, वोटों की गिनती 8 दिसंबर को इसलिए होगी कि अगर मान लीजिए 12 नवंबर को चुनाव कराने के बाद हिमाचल की गिनती आप 15 नवंबर को करा दें तो उसका असर गुजरात के चुनाव में पड़ सकता है। और चूंकि गुजरात के चुनाव का भी ऐलान मेरे ख्याल में एक आध हफ्ते में हो जाएगा, एक आध हफ्ते में हो जाना चाहिए, तो उसका वहां आचार संहिता लगी होगी, तो इसलिए वो हिमाचल के नतीजे गुजरात के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दोनों चुनाव की गिनती एक साथ होगी। तो 1 महीने का डिफरेंस तो पहले भी कई बार रहा है कि 5 राज्यों में अगर चुनाव होते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में चुनाव हुए थे, तो वहां पर पंजाब में किसी एक राज्य में 1 महीना पहले चुनाव हो गए थे और बाद में 1 महीने बाद उसकी गिनती हुई थी। उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब 2 या 3 राज्यों में चुनाव एक साथ होते हैं तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि कई राज्य, बड़े राज्यों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। जैसे गुजरात एक बड़ा राज्य है, 182 सीटें विधानसभा की हैं, तो अमूमन वहां पर 2 चरणों में चुनाव किए जाते हैं। हिमाचल एक छोटा राज्य है, सिर्फ 68 सीटें हैं, वहाँ 1 चरण में चुनाव होते हैं। तो जब 2 या 3 राज्यों में, ज्यादा राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं तो वोटों की गिनती एक ही दिन रखी जाती है, ताकि एक चुनाव के नतीजों का असर दूसरे राज्यों की वोटिंग पर न पड़े, दूसरे राज्यों के नतीजों पर न पड़े। तो चूंकि गुजरात में और हिमाचल में पिछली बार भी एक साथ चुनाव हुए थे और एक साथ नतीजे आए थे, तो इस बार भी चुनाव के तारीखों का ऐलान भले ही 2 अलग अलग तारीखों में हो, लेकिन वोटों की गिनती एक ही दिन रखी जाएगी। ये चुनाव को फ्री एंड फेयर रखना और एक राज्य के चुनाव से दूसरे राज्य के चुनाव प्रभावित नहीं हो, इसलिए कदम उठाया। ठीक है पंत साहब, हिमाचल में अभी प्रधानमंत्री दौरे पर थे, वंदे भारत ट्रेन की जो सौगात है वो हिमाचल को दी गई, और अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें भी कहा गया कि तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही आप देखिए कि
ये भी कहा गया कि जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी विजिट करके देख के आ चुके हैं, और भी तमाम लोग जो वोट कराने में मदद करते हैं उनकी भी तब्दीली, 2 बड़े वो होंगे ज़िले जहां पर पोलिंग बूथ होंगी, जहां पर महिला संचालक होंगी। ये भी बड़ी बात है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये है तो बड़ी बात तो है ही है, और लेकिन पूरी तैयारियां चल रही हैं देखिए। और चुनाव ये इंतज़ार हो रहा था वंदे मातरम ट्रेन का, उसी कल ही उसको जो है कि झंडी दिखाई गई है, शायद मेरे ख्याल से कल ही दिखाई गई थी उसको, और आज जो है कि डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई। हालांकि वंदे भारत जिस तरह से जल्दबाजी में ट्रेनें को हरी झंडी दिखाई जा रही हैं, उसकी क्या गति हो रही है हम भी देख रहे हैं कि लगातार 3-3 ट्रेनें जो हैं वो जो टकराती हैं भैंस से और गाय से, और तो उनका क्या हालत बन जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जल्दबाजी किस बात की जो है। आप एक पुख्ता तरीके से चीज़ों को करिए और उनको दीजिए। आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप इस तरह की जल्दबाजी दिखाते हैं और चीज़ें लोगों को समर्पित करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भी बनता है सरकारों के ऊपर, और खासकर बीजेपी की सरकार के ऊपर, खासकर मोदी जी के ऊपर, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से अपनी फोटो खिंचवाते हैं इंजन पे बैठ के, और फिर उसके बाद जो है कि वही ट्रेन जो है जाके जो है ध्वस्त हो जाती है, भैंसों से लड़ जाती है, और आगे का पूरा हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये एक सब सवाल उठते हैं। तो ये क्योंकि पूरा चुनावों पे जोर हो तो गया। अश्विनी वैष्णव की तरफ से उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि वो आगे का बम्पर होता है जो ट्रेन को बचाने के लिए ही है, तो क्षतिग्रस्त अगर हुआ भी है तो सामने वाला वो चेंज हो जाता है, इसीलिए उसको लगाया गया है। नहीं, लेकिन आप देखिए ना कितने कमजोर है और कैसे हो गया। भैंसों का इंडिकेशन, वहां पे भैंस आ रही हैं, कोई प्रबंध नहीं था, और या वो रोका नहीं गया, उसको क्षति तो हुई ना, उसके काफी कॉस्टली होगा, वो कवर भी है तो कॉस्टली होगा। जिस तरह से ट्रेन बनाई गई है, पहले तो ट्रेन थी सॉलिड होती थी, तो उसमें जो है कि कुछ भी लगता था टक्कर, तो इस तरह की क्षति नहीं होती थी। ठीक है पंत साहब, कहा गया इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने कहा कि तैयारियां कर ली गई है गुजरात में, लेकिन फेस्टिव सीजन जो है, फेस्टिव सीजन के कारण हिमाचल के जो डेट्स है वो हम पहले अनाउंस कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा राजीव साहब ने, क्योंकि पूरा अक्टूबर फेस्टिव सीजन है। हाँ, नहीं देखिए बहाने नहीं, वो तो देखिए हिमाचल के लिए तो आपको अनाउंस करना ही जरूरी था, क्योंकि जैसा कि उनका मेन कारण यही है कि दिसंबर में जो है ठंड काफ़ी पड़ती है, बर्फबारी होती है, जिससे कि जो तमाम जो ऊंची पहाड़ी के जो इलाके हैं उनमें जाना, कैंपेनिंग करना, वोटिंग देना जनता के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो कारण रहा है। और हर साल देखिए पिछले बार भी जो है 4 नवंबर को वहाँ पे वोटिंग हुई थी, और उसके देखिए और 12 अक्टूबर को ये अधिसूचना जारी हुई थी। ठीक है यूसुफ अंसारी, ऐसे में 12 तारीख को मतदान, 8 तारीख को दिसंबर में काउंटिंग होगी, ऐसे में सिंहासन पर कौन आसीन होगा, राज्य तिलक किसका किया जाएगा, कुछ बता पाए अगर हिमाचल में? क्योंकि ताबड़तोड़ देखिए रैलियों का जो दौर है वो तो शुरू हो चुका है ताबड़तोड़। प्रधानमंत्री खुद विजिट कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर पहले से ही जाते रहे, अब जेपी नड्डा वो खुद लगातार संज्ञान लेकर के, आप देखिए पिछले कई हफ्तों की अगर सूची अगर आप देखें तो जेपी नड्डा भी कई बार जाके आ चुके हैं, अनुराग ठाकुर उनका घर ही है तो वो भी अभी दौरे पर ही है। देखिए पहले तो मैं बता दूं कि एक पत्रकार के नाते मैं सिंहासन पर बैठना और राज तिलक होना इस जैसे शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ हूं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुने हुए हम लोग अपनी सरकार अपना वोट देकर चुनते हैं, कोई राजशाही हमारे यहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन आसीन होगा, ये शब्द सही है सर? आपका सवाल मैं समझ गया, आप सवाल कुछ भी पूछ सकती हैं, पूछिए, बताइए। सॉरी, तो लोकतंत्र में किसी कोई सिंहासन नहीं होता है और किसी का राज तिलक नहीं होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लागू किया था उस वक्त कहा था कि अब इस देश में कोई राजा नहीं होगा, किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के डाले गए वोट से बैलेट बॉक्स से चुने हुए प्रतिनिधि निकलेंगे और वो अपने शासन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो अब सवाल आता है कि अब कौन मुख्यमंत्री होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक परंपरा रही है कि वहां एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है और एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। पिछले कम से कम 25 साल 90 के दशक से तो हम इस परंपरा को लगातार देख रहे हैं जी। बीजेपी की कोशिश है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद, खासकर केंद्र की सत्ता में आने के बाद और देश के ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काफी हद तक कह सकते हैं कि उसकी धार को काफी कुंद किया है। तो बीजेपी की हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो सत्ता विरोधी लहर को एकदम खत्म करके दोबारा से सत्ता में आए और ये साबित करे कि साहब उसकी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो,
किसी भी सरकार के खिलाफ जनता में कोई लेकिन स्ट्रैटेजी और जीतने का तरीका तो अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से पार्टियां तय करती हैं ना, चाहे वो भाजपा हो। लड़ने और जीतने का तरीका तो अपने अपने हिसाब से तय करते हैं। आप आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए, गुजरात में जिस आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी इस बार लड़ रही है, उससे कई बार विपक्ष भी यही कह रहा है कि आम आदमी पार्टी बड़ा ही जोरदार तरीके से इस बार मैदान में। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो हिमाचल प्रदेश में चुनौती ये है कि वो अपनी 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को की धार को खुद करते हुए दोबारा सरकार बना के ये साबित करे कि उनकी सरकारें जो एक बार जरा हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास आती हूँ। यूसुफ जी पंत जी हमारे साथ। दीपक चौबे लगातार भाजपा बीट कवर करते हैं। दीपक चौबे जरा जल्दी जल्दी से उनका रुख कर लेंगे। दीपक चौबे, आपने देखा इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ऐसे में कहा गया कि 12 नवंबर वो तारीख होगा, एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। हिमाचल में 8 तारीख को काउंटिंग है। आपके पास क्या जानकारी है, क्या कुछ अपडेट आपको इस वक्त मिली? जी देखिए प्रीति जी, इस तरीके से अगर बात की जाए, हमने सुबह ही कह दिया था कि आज सिर्फ और सिर्फ हिमाचल का अनाउंसमेंट होगा, गुजरात का नहीं होगा। और वही हुआ कि 12 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो क्योंकि बर्फीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो चुनाव को सब कुछ एक हफ्ते पहले वो चुनाव की जो टीम है वो गई थी, उस पर वो सर्वे करके आई थी कि क्योंकि बारिश और कहा जाए कि बर्फबारी भी पड़ने वाली है, तो इसको लेकर भी लगातार चुनाव उस पर ध्यान रखा हुआ था और इसी की वजह से ये एक ही फेज में चुनाव कराया गया। और देखिए सबसे बड़ी बात तो सवाल यहाँ दीपक ये उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव के तारीखों की घोषणा करनी थी तो एक ही बार दोनों ही स्टेटों की कर दी जानी चाहिए थी। भले ही आगे पीछे की डेट होती है, लेकिन एक ही बार क्यों नहीं अनाउंस किया गया? अलग अलग तरीका, मतलब क्यों? जी देखिए, अब ये तो चुनाव का फैसला था, जिस तरीके से लगातार चुनाव अपनी रणनीति को तैयार करता। पर हालांकि देखिए हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल बर्फीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, क्योंकि बर्फ भी पड़ेगी 15 दिसंबर से पहले पहले। तो इसको लेकर भी वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसी को सुझाव को लेते हुए, क्योंकि राज्य सरकार भी जो राज्य चुनाव आयोग है उससे भी उन्होंने सुझाव लेकर ये रणनीति तैयार किया। हालांकि देखिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब इसके बाद अब गुजरात चुनाव भी होगा, पर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल पहले फेज में अगर बात की जाए तो चुनाव रख दिया। पर सबसे बड़ी बात यह कि देखिए कल गृह मंत्री अमित शाह को भी जाना था, अब ये पूरा दौरा रद्द हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाना था, तो पूरा जो दौरा है ये रद्द हो गया है। हालांकि चुनाव में किस लिए एक ही फेज में कराया, और अगर बात की जाए तो देखिए ठीक है दीपक हमारे साथ जुड़े रहिए। 4:30 बजे एक बार फिर से मुखातिब होते हैं। आप बताइएगा कि स्टार्टिंग में कैसे राजीव कुमार ने ये कहा कि अभी फेस्टिव सीजन है, ये पूरा अक्टूबर, इसीलिए जो आप तैयारियां और साथ ही डेट की बात कर रहे हैं वो आगे, जैसे 12 तारीख को अनाउंसमेंट उसके हिमाचल के लिए किया गया और साथ ही 8 तारीख को काउंटिंग की बात की गई।